दुनिया के सबसे बड़े निकायों में से एक है दिल्ली नगर निगम। जिम्मेदारियां कितनी बड़ी होंगी आप समझ सकते हैं, बजट कितना बड़ा होगा वो भी आप समझ सकते हैं। लेकिन दिल्ली नगर निगम की जो जिम्मेदारियां हैं और दिल्ली सरकार की जो जिम्मेदारियां हैं वो आपस में इस तरीके से उलझी हुई हैं कि शायद एक आम वोटर के मन में भी इस बात को लेकर असमंजस रहता हो कि क्या किसकी जिम्मेदारी कौन बरत रहा है लापरवाही। और इसीलिए जब नगर निगम के चुनाव होते हैं तो आपको अलग अलग राय सुनने में मिलेगी। कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं मिलती, 6-6 महीने 7-7 महीने तनख्वाह नहीं मिलती। आज जो लोग ये प्रोग्राम देख रहे हैं सबको मैं आश्वासन देना चाहता हूं, गारंटी देता हूं, एमसीडी में हमारी सरकार बनने के बाद हर महीने के पहले हफ्ते में आपके अकाउंट में तनख्वाह आ जाएगी। मैं व्यापारियों को, सबको, दिल्ली के व्यापारियों को कहना चाहता हूं, आपको अब एमसीडी के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, सारा काम ऑनलाइन कर देंगे। ये लैंडफिल्स जो दिल्ली के लिए कलंक है ये खत्म होंगे। एमसीडी ने जो प्राइमरी स्कूल्स बनाए हैं, आप आइए मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में देखिए किस तरीके के प्राइमरी स्कूल्स हैं, स्मार्ट क्लासेस हैं वहां पर। दिल्ली में आजकल वादों की दुकान सजी है। हालांकि उलझी हुई जिम्मेदारियों के बीच ये समझना भी जरूरी है कि किसका अधिकार क्षेत्र क्या है। हम आपको कुछ फर्क बताते हैं। दिल्ली में जो बसें चलती हैं वो दिल्ली सरकार देखती है और जिन सड़कों पर दौड़ती हैं वो भी दिल्ली सरकार के हवाले है। लेकिन अगर 60 मीटर से कम चौड़ी सड़क हो तो एमसीडी की जिम्मेदारी है। दिल्ली में अरुणा आसिफ अली, जीबी पंत अस्पताल केजरीवाल देखते हैं, उसी तरह एमसीडी के पास भी कई अस्पताल हैं। फर्क सिर्फ यह है कि यहाँ बेड 50 से ज्यादा नहीं। दिल्ली जल बोर्ड दिल्ली सरकार के अधीन है, नक्शों को मंजूरी एमसीडी देती है, मकान और दुकान का टैक्स एमसीडी वाले लेते हैं, एनओसी दिल्ली सरकार देती है, ड्राइविंग लाइसेंस दिल्ली सरकार देती है, जबकि बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट, ट्रेड लाइसेंस ये सारी जिम्मेदारी एमसीडी के हवाले है। यमुना को साफ करने की जिम्मेदारी केजरीवाल के पास है, जबकि कूड़े के पहाड़ को हटाने की जिम्मेदारी एमसीडी के पास। 5 साल पहले पूरे देश ने देखा था कि दिल्ली में एमसीडी के कर्मचारी जब अपनी तनख्वाह को लेकर हड़ताल पर चले गए थे तो पूरी दिल्ली कूड़े के ढेर में बदल गई थी। इसीलिए सीधी सी बात यह है कि दिल्ली को सही ढंग से चलाने के लिए सभी एजेंसियों और सरकारों में समन्वय होना जरूरी है। नहीं, दिल्ली तो ये सोच रही है ना कि अगर फिर दोबारा वैसे ही टकराव होता रहा, क्या आप लोगों ने इसका कोई तरीका निकाला है? जो वापस एकीकरण जो हुआ है, जो एमसीडी का जो ये निर्णय भारतीय जनता पार्टी का रहा है, ये चीजें किस तरीके से दिल्ली को बेहतर बनाएंगी, हमारी जिंदगी को बेहतर बनाएंगी? देखिए, जिस यूनिफिकेशन की आप बात कर रहे हो, इसके अलावा कोई और सोल्यूशन नहीं था हमारे पास। रीजन ये था कि जो 13,000 करोड़ का फंड एमसीडी को आना था वो जो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता था वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ। इसलिए मैंने आपको बोला सबसे ज्यादा ईडीएमसी ही भुगती है। 3.5 साल में जितना मेरे को लगता है कि जितना मैंने जब भी ईडीएमसी में बात करी काम कराने की, उनके पास सैलरीज देने के फंड नहीं थे, तो ये बहुत ज्यादा लाजमी था कि ये यूनिफिकेशन होना ही चाहिए था। अगर लोग ये सोचें कि हाँ भाई दिल्ली में सरकार उनकी है, एमसीडी भी उनकी हो जाएगी, तो कम से कम वो हड़ताल नहीं दिखेंगे। देखिए, ये तो दिल्ली की जनता तय करेगी। 13,000 करोड़ रुपए जो उन्होंने रोक के रखे एमसीडी का, और सबसे ज्यादा अगर कोई भुगता है, कोई सांसद भुगता है, तो वो सिर्फ मैं भुगता हूं, क्योंकि ईडीएमसी के पास इतना भी पैसा नहीं था कर्मचारियों को देने के लिए। कर्मचारियों की क्या गलती है? आइए अब आपको एमसीडी का ढांचा भी थोड़ा समझाते हैं। दिल्ली के 1,46,00,000 से ज्यादा वोटर्स 4 दिसंबर को 250 वार्ड्स के लिए पार्षद चुनेंगे। इन 250 वार्ड के लिए 2021 उम्मीदवार मैदान में हैं। औसत निकाला जाए तो हर वार्ड पर 8 उम्मीदवार। जीते हुए 250 पार्षदों में से एक मेयर चुना जाएगा। 2011 में ताकत की जंग इतनी बढ़ गई थी कि मेयर की ताकत को कम करने के लिए ही शीला दीक्षित ने एमसीडी को 3 भागों में बांट दिया था। जरूरी नहीं कि जो मुद्दा एमसीडी के अधिकार क्षेत्र में आता हो उसी का जिक्र छिड़ता है, बल्कि दिल्ली में जिसके अधीन जो जिम्मेदारी आती है वो उसने कैसे निभाई ये भी देखा जाता है। मसलन दिल्ली की मैली यमुना की कहानी। और इसीलिए हम ये भी देखते हैं कि भले ही एमसीडी से सीधे तौर पर मामला जुड़ रहा हो या न जुड़ रहा हो, लेकिन अगर प्रधानमंत्री की तरफ से झुग्गी झोपड़ी में रहने वालों को घरों का आवंटन होता है तो एक तरह से ये भी इन चुनावों से ही जुड़ जाता है। लोगों के लिए ये संकल्प लिया माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने।
आज देश में करोड़ों गरीबों के अपने पक्के घर का सपना सच हुआ है। सबके लिए आवास की ये संकल्प यात्रा सिद्धि की ओर तेजी से बढ़ रही है। जहां झुग्गी वहां मकान। यूं तो सरकार की इस योजना का सीधे सीधे एमसीडी चुनावों से कोई लेना देना नहीं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस अभियान को अपना मास्टर स्ट्रोक मान रही है। आज दिल्ली के सैकड़ों परिवारों के लिए, हजारों गरीब हमारे भाई बहनों के लिए ये बहुत बड़ा दिन है। वर्षों से जो परिवार दिल्ली की झुग्गियों में रह रहे थे, एक प्रकार से जीवन की नई शुरुआत होने जा रही है। आज यहां सैकड़ों लाभार्थियों को उनके घर की चाबी मिली है। तीन 2024 लोगों को अपने घरों की चाबियां सौंपी गईं, तो 2025 तक का प्लान भी सामने रख दिया गया। अब तक झुग्गियों में रहने वाले नए नए घर मालिकों का चेहरा अपने आप में उनकी खुशी बयां कर रहा था। 10 साल की आई थी, 10 साल की तब से यही है, बच्चे सब यही हुए, शादी ब्याह सब यही। अब जाके इतने बड़े बुजुर्ग तो खत्म ही हो गए, मिलेगा अब जाके थोड़ा सा सोचा था कि फ्लैट मिलेगा, नहीं कभी नहीं सोचा था। अब चलो मोदी जी करा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है भाई। नहीं ये कभी नहीं सोचा गया था। हम लोग तो यही अपना जिंदगी बिता रहे थे, गुजर बसर कर रहे थे, लेकिन सब ऊपर वाले की माया है, सब मोदी योगी की माया इन लोगों की है, सरकार अपना कर रही है। एमसीडी चुनाव में जीत चाहे किसी की भी हो, बीजेपी जीत कर वापस लौटे या फिर केजरीवाल को मौका मिले, लेकिन यमुना का ये सफेद झाग और दम घोंटने वाली हवा की हकीकत के साथ ही जीना होगा। पर क्या किसी पार्टी के पास कोई ठोस प्लान है? यमुना को साफ करने की 1993 में पहली कोशिश हुई थी, जब जापान के सहयोग से यमुना एक्शन प्लान तैयार हुआ। पूरी दिल्ली में 13 एसटीपी बनाने का प्रस्ताव पास हुआ। शीला दीक्षित की सरकार में 4 एसटीपी का निर्माण हुआ, उसके बाद काम बंद हो गया। 2014 में केंद्र में मोदी सरकार आई तो नमामि गंगे योजना की शुरुआत हुई। दावा हुआ कि गंगा यमुना की सफाई प्राथमिकता है, लेकिन फंड को लेकर आज भी केंद्र और राज्य सरकारें आमने सामने हैं। हालांकि केजरीवाल ने भी यह दावा किया कि 2025 तक यमुना को वो पूरी तरीके से साफ कर देंगे। 2025 के चुनाव से पहले यमुना साफ होगी, और होगी, काम चल रहा है। पर पहले 2025 का टारगेट 2022 था। 25 का ही था, बार उन्होंने बोला। अरे ये तो हमारे पास रिकॉर्डिंग है मनीष जी। तो 2025 में केजरीवाल जी ने बार बोला है। लेकिन फिलहाल यमुना की तस्वीर यही है, झाग है, गंदगी है, बदबू। यमुना सफाई और पर्यावरण बचाने के लिए काम अगर हुआ भी तो कम से कम जमीन पर नजर नहीं आता। यमुना में बीओडी यानी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड का स्तर जून में 18 से 27 गुना तक बढ़ गया था। बीओडी जितनी ज्यादा होती है, प्रदूषण उतना ज्यादा होता है। दिल्ली में 40 से ज्यादा नाले यमुना में गिरते हैं, इनमें से 18 बड़े नाले हैं जिस पर कोई काम नहीं हो रहा। 2021 के सर्वे के अनुसार गली मोहल्ले से निकलने वाले नालों को भी जोड़ दें तो हर किलोमीटर पर यमुना में 2 नाले गिरते हैं। विवाद होने पर यमुना में झाग को हटाने के लिए सिलिकॉन केमिकल डालती है सरकार, लेकिन पर्यावरण विशेषज्ञ कहते हैं कि जब ये ट्रीटमेंट के जरिए घर पहुंचता है तो और खतरनाक हो सकता है। दिल्ली एक ऐसा शहर है जहां देश के प्रथम नागरिक राष्ट्रपति रहते हैं, प्रधानमंत्री रहते हैं, जहां संसद है, सुप्रीम कोर्ट है, रोजाना अरबों का कारोबार होता है। दुनिया भर से रोजाना हजारों टूरिस्ट आते हैं, लेकिन इसके बावजूद न तो हवा साफ है और न पानी। आज तक HD, सबसे तेज, सबसे ज्यादा।